हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन के रवाना होने के दृश्य से होती है और वहां से हमें साल 1968 में ले जाया जाता है। इस समय पॉल अपने साथी आयरिस के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है, एक शानदार स्काई व्यू रेस्टोरेंट। आयरिस जब उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वो बहुत खुश और उत्साहित हो जाती है। रेस्टोरेंट के प्रचार के लिए एक तस्वीर ली जाती है जहां पॉल, आयरिस और पीछे छिपा हुआ एक छोटा बच्चा भी दिखता है। इसके बाद सब रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। इस रेस्टोरेंट का फर्श पूरी तरह कांच का बना होता है, जहां से नीचे की दुनिया साफ दिखती है। रेस्टोरेंट के ठीक बीच में एक लाइव किचन होता है जहां शेफ खाना बना रहे होते हैं। माहौल बहुत जिंदा दिल था, लोग नाच रहे थे, पार्टी का मजा ले रहे थे। पार्टी के वक्त आयरिस एक गुलाब निकालकर पॉल के जैकेट की जेब में रखती है, लेकिन उस गुलाब के कांटे से पॉल का हाथ कट जाता है और उसका हल्का सिर घूमना शुरू हो जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट की गायिका थोड़ी अजीब महसूस करती हैं। वो चुपके से आयरिस से पूछती हैं, क्या तुम गर्भवती हो? ये सुनकर आयरिस पहले हैरान होती है, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये ख्याल उसे अच्छा लगता है। पार्टी के वक्त आयरिस उस गायिका के बेटे को देखती है, एक शरारती छोटा लड़का। वो नहीं जानती क्यों, लेकिन वो उस लड़के की तरफ आकर्षित होती है। थोड़ी देर बाद पॉल आयरिस को टेरेस की तरफ ले जाता है एक रोमांटिक पल के लिए। वहीं पर वो उसे शादी का प्रस्ताव देता है। आयरिस बहुत खुश होकर हाँ कह देती है और उसे बताती है कि वो गर्भवती है। पॉल भी बहुत खुश होता है। तभी फिर से वो लड़का दिखता है जो टेरेस से एक सिक्का नीचे फेंक देता है, लेकिन सिक्का नीचे न गिरकर एयर कंडीशनर एसी नाली के अंदर खिंच जाता है। रेस्तरां में पार्टी चलती रहती है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कांच के फर्श में हल्की हलचल शुरू हो जाती है। उस वक्त वो सिक्का एसी के पाइप के अंदर घूमता घूमता आगे बढ़ता है। ठीक तभी एक बड़ी यांत्रिक खराबी आती है, कांच का फर्श टूट जाता है, बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश करता है, टूटे कांच की एक पट्टी पकड़कर, लेकिन उसके हाथ और पैर कट जाते हैं। आखिरकार वो भी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आयरिस किसी तरह बच जाती है, एक संरचनात्मक बीम पकड़ लेती है। सिक्का तब भी एसी की नालियों के अंदर घूमता रहता है और जाकर एक गैस के पाइप में फंस जाता है, जिससे आग लग जाती है। उस आग में गायिका मर जाती है। आयरिस एक पियानो के नीचे छिपकर खुद को बचाती है। इसके बाद वो लिफ्ट के पास पहुंचती है, लेकिन वो पहले ही भरा हुआ था। लिफ्ट जैसे ही नीचे उतरता है, एक आदमी नीचे फिसल जाता है और लिफ्ट टूट जाता है। सब मर जाते हैं। आयरिस फिर से ऊपर आती है और देखती है कि रेस्तरां का एक हिस्सा अब बहुत खतरनाक हालत में झूल रहा है। कुछ लोग अभी भी किसी तरह टिके हुए हैं। जिस पियानो में आयरिस छिपी थी, वो अब पूरी संरचना को संतुलित कर रहा है। तभी वही सिक्का नाली से निकलकर सीधा उस पियानो पर गिरता है, संतुलन बिगड़ जाता है और रेस्तरां का बाकी हिस्सा टूटकर गिर जाता है। सब मर जाते हैं। अगले दृश्य में हम आयरिस को उस शरारती लड़के के साथ देखते हैं। वो लड़के को पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फर्श फिर से टूटना शुरू हो जाता है। आयरिस दो चेन के बीच अपनी अंगूठी फंसाकर एक सपोर्ट बनाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। अंगूठी गिर जाती है और आयरिस और वो लड़का दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये सब कुछ दरअसल एक लड़की स्टेफनी के मतिभ्रम या विभ्रम के अंदर हो रहा था। स्टेफनी अपनी कक्षा में थी और उसकी चीख से सब परेशान होते हैं। प्रोफेसर उसे डांटते हैं और वो बताती है कि उसे अक्सर ऐसे भयानक दृश्य आते हैं। रात में फिर से एक सपना आता है और वो डर के जाग जाती है। उसकी रूममेट उसे अपने परिवार से बात करने की सलाह देती है। स्टेफनी अपने पिता और छोटे भाई से मिलने जाती है और इसके बाद अपने मामा के घर जाती है, जो उसकी माँ के भाई हैं। वहाँ सब उसे बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। स्टेफनी अपने कजिन के साथ अच्छा वक्त बिताती है और मामा से आयरिस के बारे में पूछती है। हाँ, वही आयरिस जिसे वो बार बार सपनों में देखती है। दरअसल वो उसकी दादी होती हैं। लेकिन आयरिस का नाम सुनते ही मामा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, आयरिस अब हमारे लिए मर चुकी है। वो कहते हैं, उसने अपना होश खो दिया था, परिवार छोड़ दिया और एक द्वीप पर जाकर अकेले रहना शुरू कर दिया। वो आयरिस को दोष देते हैं कि उसी के कारण स्टेफनी की माँ का मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ और फिर वो भी परिवार छोड़कर चली गईं। मामा और कुछ बताने से मना करते हैं, लेकिन मामी स्टेफनी का समर्थन करती हैं। वो चुपके से आयरिस के भेजे खत, उसका पता और कुछ निजी सामान स्टेफनी को देती हैं। उनमें एक तस्वीर भी थी, पॉल और आयरिस की स्काई व्यू रेस्तरां के सामने खींची गई, वही जगह जो स्टेफनी के विभ्रम में बार बार आई थी।
अब स्टेफनी सच्चाई जानने के लिए उस द्वीप पर जाती है। वहाँ एक टूटा-फूटा घर था जिसके आसपास बहुत खामोशी थी। स्टेफनी अपना नाम बताती है और आइरिस बहुत भावुक होकर उसे अंदर बुला लेती है। आइरिस उसकी माँ के बारे में पूछती है और स्टेफनी सारी सच्चाई बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। इसके बाद स्टेफनी कहती है, मैं रोज़ वही सपना देखती हूँ, स्काईव्यू रेस्टोरेंट का टूटकर गिरना, आपकी और पॉल की मौत। आइरिस धीरे धीरे जवाब देती है, मैंने भी ये सपने देखे थे। आइरिस बताती है कि उन्हीं सपनों के कारण वो भविष्य में होने वाली त्रासदी को रोक पाई थी। उसने लड़के के हाथ से सिक्का छीन लिया था और माइक पर लोगों को सतर्क किया था। स्टेफनी हैरान होती है, आपने सबको बचा लिया था? आइरिस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन कहती है, मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो बताती है कि उस दिन जो लोग बच गए थे, बाद में किसी न किसी तरह वे मर गए और अब मौत बचे हुओं की औलाद के पीछे पड़ी है। पॉल एक बीमारी से मर गया था और आइरिस को पता चलता है कि अब उसकी बारी है, इसलिए उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को द्वीप पर अकेला कर लिया था। वो कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ और मामा सब सुरक्षित रहेंगे। स्टेफनी पूछती है, तो मैं क्यों ये दृश्य देखती हूँ? आइरिस कहती है, क्योंकि अब मौत फिर से हमें ढूंढ रही है। इसके बाद वो स्टेफनी को एक किताब देती है जिसमें सारी जानकारी है कि कैसे बाकी लोग बचने के बावजूद मर गए और कैसे मौत को टाला जा सकता है, लेकिन स्टेफनी उस पर विश्वास नहीं करती। जाते वक्त आइरिस कहती है, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगी। वो कई सालों बाद पहली बार अपने केबिन से बाहर आती है और कहती है, अब मैं मौत का सामना करूंगी। आइरिस स्टेफनी को किताब देती है और कहती है, अब मौत तुम्हारा पीछा करेगी, इस किताब से ही तुम बच सकती हो। स्टेफनी तब भी विश्वास नहीं करती। आइरिस कहती है, तो देखो मैं कैसे मरती हूँ। तभी पास में एक गैस लीक शुरू होता है। सामान एक के बाद एक खराब होने लगता है। एक चेन आइरिस को धक्का मारती है और कुछ धारदार चीजें पीछे की तरफ से उसे घायल करती हैं। आइरिस की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है। 2 दिन बाद आइरिस का अंतिम संस्कार होता है। स्टेफनी की माँ भी वहां आती है। वो कहती है, अब अगली मौत मेरी होगी। स्टेफनी अपनी माँ को बचाने के लिए आइरिस की दी हुई किताब को पढ़ना शुरू करती है। उस किताब के अंदर वही सिक्का छिपा हुआ था जिससे आइरिस ने विनाश को रोका था। स्टेफनी समझ जाती है कि ये सिक्का बहुत ज़रूरी है। वो तुरंत अपने परिवार को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उधर पूरा परिवार एक पार्टी में व्यस्त था। उस पार्टी में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक कांच टूट जाता है और उसका टुकड़ा सीधा बर्फ की बाल्टी में गिरता है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुद से अपनी जगह से हिलना शुरू करती हैं, जैसे कोई जाल बिछा रहा हो। इसके बाद अचानक मामा के हाथ से उनका ग्लास गिर जाता है और एक धारदार टुकड़ा उनके पैर में चुभ जाता है। दर्द के कारण वो पीछे की तरफ डगमगा जाते हैं। उनके गिरने से ज़मीन पर कंपन होता है, जिसके कारण पास रखा लॉन कटिंग मशीन हिल उठता है। एक भयानक पल में मशीन उन्हें धक्का मारती है और उनकी मौत हो जाती है। पार्टी में सब डर और हैरानी की हालत में थे। स्टेफनी घबरा जाती है और अपने परिवार को बताती है कि मौत एक एक करके उनका निशाना बना रही है। वो बताती है कि स्काईव्यू रेस्टोरेंट की घटना के बाद जो लोग बच गए थे, अब उनकी अगली पीढ़ी को भी मौत ढूंढ रही है। पहले आइरिस मेरी की मौत हुई, फिर उनके बड़े बेटे की और अब उनकी औलाद की बारी है। स्टेफनी यहाँ तक भी कहती है कि अगर उसकी माँ बच जाती है तो अगली बारी खुद स्टेफनी की होगी। लेकिन परिवार उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। खासकर उसके कजिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वो उनके पिता की मौत का मजाक बना रही है। केवल एक इंसान उस पर विश्वास करता है, स्टेफनी की खुद की माँ। लेकिन स्टेफनी की अपनी माँ के साथ संबंध ठीक नहीं थे और वो बात भी नहीं कर रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टेफनी का कजिन, जो मेरी का बड़ा बेटा था, वो अपनी पियर्सिंग की दुकान पर था। दिन खत्म होने के बाद वो अपने हाथ पर अपने पिता के लिए एक टैटू गुदवाता है। उस समय उसने नाक में एक नोज रिंग पहनी हुई थी। वो जब दुकान के अंदर घूम रहा था, एक पंखा जो एक चुंबकीय चेन से जुड़ा था वो घूमना शुरू करता है। चेन उसकी नोज रिंग की तरफ खींचना शुरू करती है। पास कहीं केरोसिन गिरा हुआ था और इस अफरा तफरी में एक लाइटर गिर जाता है, जिससे आग लग जाती है। हालांकि वो खुद को चेन से आज़ाद कर लेता है, लेकिन वो आग में गिर जाता है। आग जल्दी से पूरी दुकान में फैल जाती है। जैसे ही स्टेफनी आग के बारे में जानती है, वो दौड़कर वहां पहुंचती है। रास्ते में अचानक उसका कजिन उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रोक देता है।
चमत्कारिक रूप से इतने जोर से ब्रेक लगाने के बावजूद उसे केवल हाथ में हल्की चोट आती है। वे दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक उनके पास से गुजरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हंसकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेफनी तब भी डरी हुई थी। वो चारों तरफ ध्यान से देखना शुरू करती है, खतरे की तलाश में। तभी एक खराब ट्रक पास से गुजर रहा था और स्टेफनी उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो लड़का उसके पास आता है और कहता है, कुछ नहीं होगा। उधर उसकी बहन चल रही थी। चलते चलते उसका पैर एक बॉल से टकराता है और वो एक कचरे के कंटेनर में गिर जाती है। ठीक उसी वक्त सैनिटेशन कर्मचारी आ जाते हैं और कचरा ट्रक में भरना शुरू करते हैं। तीनों ही ये देखते हैं और ट्रक रोकने दौड़ते हैं। स्टेफनी कुछ न सोचते हुए ट्रक पर कूद जाती है, अपनी जान की परवाह न करते हुए। लेकिन जब वो पहुंची तो ट्रक का क्रशिंग सिस्टम शुरू हो गया था। लड़की अंदर खींच ली गई थी और उसकी मौत हो जाती है। स्टेफनी के हाथ में बस उसका हाथ रह गया और वो मर चुकी थी। उसकी मौत से सब दुखी हुए। उसका भाई रोते रोते बोला, तुम ठीक कहती थी। लेकिन स्टेफनी ने इस बार उसे नहीं रोका। उसे विश्वास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोला, जिसे मरना था वो नहीं मरा, बल्कि उसकी बहन मर गई। ठीक उसी वक्त उनकी एक बुआ आई और उन्होंने एक बड़ी सच्चाई बताई। वो लड़का स्टेफनी के मामा का असली बेटा नहीं था, इसलिए मौत ने उसे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बेटी को लिया। स्टेफनी ये सुनकर हैरान हो गई। अब उसके साथ बाकी लोग भी उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। लड़की का छोटा भाई बोला, अब मेरी बारी है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी बोली, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती इसके बाद क्या होगा। वो बोला, तुम जानती हो, बस चारों तरफ देखो, ध्यान दो, तुम समझ जाओगी। स्टेफनी को याद आया, उसकी दादी आरिस ने उसे एक लड़की के बारे में बताया था जो उस वक्त बच गई थी। वो अभी भी जिंदा थी और अस्पताल में काम करती थी। उसका नाम जेनिन था। उसने किसी तरह मौत को धोखा दिया था, इसलिए सबने तय किया कि उसे ढूंढा जाएगा। जब वे पहुंचे और उसे जेडी कहकर बुलाया तो जेनिन चौंक गई। इस नाम से सिर्फ आरिस ही उसे बुलाती थी। उन्होंने पूछा, तुम आरिस को कैसे जानती हो? जेनिन जवाब देती है, मैं टावर टूटने के दिन वहां थी, मैं उस गायिका का बेटा था। ये सुनकर स्टेफनी को सब याद आ गया और वो जेनिन को पहचान गई। जेनिन ने बताया कि आरिस कई साल पहले उसके पास आई थीं, अपने पति पॉल को बचाने के लिए, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो नहीं बच पाए। स्टेफनी ने पूछा, कोई ऐसा है जो बच गया हो? जेनिन ने कहा, हाँ, 2 लोग, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं। मौत पहले उन्हें ले गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। इसके बाद मौत उन्हें फिर से लेने नहीं आई। स्टेफनी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन जेनिन बोली, मैंने एक बार मौत को धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे कैंसर है और एक दिन हम सबको मरना ही है। यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। उससे पहले हमें जो वक्त मिला है उसे अच्छी तरह से बिताना चाहिए। सब निराश हो गए। तभी स्टेफनी के कजिन के दिमाग में एक जोखिम भरा विचार आया। उसने सोचा कि उसके छोटे भाई को मूंगफली खिलाकर उसकी एलर्जी को ट्रिगर किया जाए और फिर उसे दवा देकर फिर से जिंदा किया जाए। इस तरह वे मौत को चाल से धोखा दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। वेंडिंग मशीन काम करना बंद कर दिया। जल्दबाजी में उसने जोर से उसे खोलने की कोशिश की। एक पेंच ढीला होकर गिर गया। इसके बाद वे दूसरे एक कमरे में गए। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि यहीं रहो, मैं एंटी एलर्जी इंजेक्शन लेकर आता हूँ। जाते वक्त उसने दीवार पर हाथ मारा और गलती से कुछ बटन दब गए, जिससे पास की MRI मशीन चालू हो गई। थोड़ी देर बाद वो इंजेक्शन और व्हीलचेयर लेकर वापस आया। उसने अपने भाई से कहा कि अब पीनट चॉकलेट खाओ। लेकिन ठीक उसी वक्त MRI मशीन का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय हो गया। स्टेफनी का बड़ा कजिन, जिसके पूरे शरीर पर पियर्सिंग थी, वो मशीन की तरफ खींचना शुरू हुआ। साथ में व्हीलचेयर भी खींच गई। उस भयानक पल में दोनों मशीन में फंस गए। छोटा भाई, जिसने चॉकलेट खाई थी, उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन उसने खुद को इंजेक्शन दिया और उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से निकला हुआ पहले से ढीला हुआ स्प्रिंग आकर उसके सीने में लगा और उसकी मौत हो गई। इतनी तैयारी के बावजूद मौत उसे पकड़ ही लाई। सबका दिल टूट गया। स्टेफनी अपनी माँ से बोली, अब तुम्हारी बारी है। उसने कहा, आइरिस का घर, जहाँ दादी रहती थी, शायद तुम्हें वहीं जाना चाहिए। वो कई साल वहाँ सुरक्षित थीं।
माँ हाँ बोली। स्टेफनी एक किताब उठाती है और वहाँ से एक सिक्का गिर जाता है। एक बुढ़िया उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। स्टेफनी जल्दी से अपनी दादी के घर पहुँचती है और माँ से कहती है कि वो और उसका भाई अंदर चले जाएं। माँ और भाई घर के अंदर चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि घर के अंदर गैस लीक हो गई है। एक बिजली के तार से निकली हुई चिंगारी आग पकड़ लेती है। एक जोरदार धमाका होता है। स्टेफनी की गाड़ी जो बाहर खड़ी थी वो पानी में गिर गई। स्टेफनी तैरकर बचने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर माँ आग में फंस गई। बाहर खड़ा उसका भाई देख रहा था कि एक टूटकर गिरता टावर स्टेफनी पर गिरने वाला है। उससे पहले ही माँ बाहर आई और बेटे को धक्का देकर बचाया। टावर गिरा और माँ की मौत हो गई। अब लड़का समझा अब बारी स्टेफनी की है। वो पानी में कूद गया और स्टेफनी को बाहर निकाल लाया। वो सांस नहीं ले रही थी। उसने उसे सीपीआर दिया और चमत्कारिक रूप से स्टेफनी फिर से जिंदा हो उठी। दोनों बहुत खुश हुए। स्टेफनी ने मौत को हरा दिया था, लेकिन ना और दोस्तों को खोने का दुख उनके दिल में था। दृश्य बदलता है। काफी समय बीत चुका है। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई है। आज स्टेफनी के भाई चार्ली की ग्रेजुएशन पार्टी है। स्टेफनी खुश है। वो अपनी जेब में एक गुलाब रखती है। गुलाब का कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है और हल्का खून निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आइरिस ने अपने विभ्रम में देखा था। स्टेफनी समझ जाती है खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मौत वापस आ रही है। दूसरी तरफ वही सिक्का जो आइरिस के पास था वो अब उस बुढ़िया के पास है। जब उसने अपना पर्स खोला, सिक्का गिर गया और ट्रेन ट्रैक में फंस गया। वही ट्रैक स्विच में ये फंस गया। स्टेफनी के घर पर उसके भाई का एक दोस्त जो डॉक्टर है वो मिलने आया। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गईं। स्टेफनी हंसी। हाँ, मैं भाग्यशाली थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, दरअसल तुम जिंदा नहीं थीं। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तो वो चिकित्सकीय रूप से मृत है। तुमने उससे भी ज्यादा वक्त गुजारा था। तुमने जो महसूस किया था वो बेहोशी नहीं थी, वो मौत थी। स्टेफनी और उसका भाई डर के साथ एक दूसरे को देखा। स्टेफनी आसपास देखा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। अचानक ट्रेन की आवाज आई। ट्रेन रुक नहीं पाई। वे दोनों दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के टकराव से निकला मलबा हवा में उड़कर उन दोनों को घायल करता है और दोनों की मौत हो जाती है। ये याद दिलाने के साथ फिल्म खत्म होती है कि हम मौत को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है और एक दिन वो हम सब की अंतिम मंजिल होगी। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।